हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी नैरेटर और दोस्त संध्या। आज आपके लिए ये अदृश्य धावक का दूसरा भाग, जिसमें आपके सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। रत्नाकर अंकल कॉलरी में काम करते थे और उनकी नाइट शिफ्ट भी होती थी। मैंने फ़ोन से उन्हें कॉल किया, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। दोबारा मिलाया, इस बार उन्होंने कॉल रिसीव कर ली। मैंने अंकल से कहा कि मुझे अपने घर में बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे चाचा की लड़की की शादी में गए हुए हैं और अचानक ही मुझे घर में बहुत डर लगने लगा है। तो प्लीज़ क्या वो मेरे घर आ सकते हैं और मुझे देख सकते हैं? अंकल बोले, मैं कॉलरी से घर के रास्ते पे हूँ, जैसे ही घर पहुँचूंगा मैं तुम्हें घर से ले लूँगा बेटा, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। उन्होंने 15 मिनट की बात पहुंचने के लिए कही और कहते ही फोन रख दिया। मैं पसीने से तरबतर अपने कमरे के एक कोने में बैठा हुआ था और करीब 10 मिनट के बाद मुझे अंकल के बाइक की आवाज़ आई, जो कि मेरे ही घर के सामने आकर रुकी थी। उन्होंने मेरे घर की डोरबेल बजाई। जैसे ही डोरबेल बजी, वैसे ही घर में सब कुछ शांत हो गया, मानो जैसे कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं हो। दबे पांव मैं अपने कमरे से बाहर निकला। जैसे ही मैं बाहर आया, बाहर का नज़ारा देखकर मुझे लगा कि मुझे चक्कर आ जाएंगे, क्योंकि उस नज़ारे को देखकर कोई भी खौफ में आ जाता। मैंने किसी तरह अपनी पूरी की पूरी हिम्मत बटोरी और मेन डोर की तरफ भागा। अंकल बाहर ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वो मेरी ये हालत देखकर इतना डर गए कि मुझे जल्दी से अपने घर ले गए। आंटी भी दरवाज़ा खोलकर जब मुझे देखी तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गईं। उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में अंकल से पूछना चाहा और मुझसे भी, लेकिन अंकल ने इस सिचुएशन में आंटी को चुप रहने के लिए और कुछ ना पूछने के लिए ही कहा। अंकल ने मुझे गेस्ट रूम में जाकर सो जाने के लिए कहा, लेकिन मेरी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। सोचते सोचते मुझे कब नींद आई, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता भी नहीं चला। सुबह के 8 बजे करीब मेरी नींद खुली। ने मेरे मम्मी पापा को मेरी आंखों के सामने पाया। अंकल ने उन्हें फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। मैंने मम्मी पापा को रोते रोते सारी बात बताई। ये सब सुन के मेरे पापा को कुछ कुछ समझ में आने लगा था। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा ये सब तुम्हारे स्टेडियम ज्वाइन करने के बाद से ही शुरू हुआ है ना? मैंने कहा, हाँ पापा। मानसिक तौर पे करीब मुझे ठीक होने में 1 सप्ताह लग गया। मेरे ठीक होते ही मेरे पिताजी और मैं मेरे कोच के घर उनसे मिलने के लिए गए। जाहिर है इन सभी सवालों का जवाब उनसे बेहतर कौन दे सकता था, और उनके पास ही जहाँ तक था ये सवाल पूरी तरह से जवाब ढूंढ रहे थे। हमने हमारे साथ हुई सारी घटना सिलसिलेवार तरीके से सर को बताई। इसके बाद जो मार्मिक कहानी, जो दर्द भरी कहानी हमारे सामने आई, उसे सुन के मैं ही तो क्या, किसी के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बात मेरे इस स्कूल में आने से 3 साल पहले की है। चरणजीत नाम का लड़का, जिसके पिताजी इसी शहर के एक पब्लिक स्कूल में वैन ड्राइवर थे, वो भी इसी स्कूल में पढ़ता था। वो भी 11वीं क्लास का ही छात्र था और मेरी तरह लॉन्ग डिस्टेंस रनर था। अपनी एम की तरह, बिल्कुल मेरी तरह जुझारू। सर जिस तरह हमारे ग्रुप को ट्रेनिंग कराते हैं, वर्कआउट देते हैं, उसी तरह उस ग्रुप को भी वर्कआउट देते थे, ट्रेनिंग करवाते थे। चरणजीत 3 साल पुराने ग्रुप का ही हिस्सा था। उसका परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था और मेरी तरह वो भी अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। एक दिन सर ने सभी लड़कों को रोड रनिंग का वर्कआउट दिया था। उस दिन चरणजीत की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी वो प्रैक्टिस पर चला गया। सर ने उस दिन लड़कों को करीब 12 किलोमीटर रोड रनिंग दी थी। चरणजीत ने अपना वर्कआउट सुबह 4:50 पे शुरू कर दिया था। उसे अपने घर से 6 किलोमीटर जाना था और उतना ही वापस आना था। अभी करीब 3 किलोमीटर ही हुए थे कि पीछे से आ रहे एक ट्रक ने चरणजीत को टक्कर मार दी। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था। इस हादसे में चरणजीत की मौत हो गई। उस दिन के बाद उस सड़क से गुजरने वाले हर शख्स ने, जो कि रात के 10 से रात 3 बजे तक गुजरता था, चाहे वो बाइक वाला हो, कार वाला हो या कोई भी हो, उन सभी ने एक साए के दौड़ते हुए दौड़ते रहने की बात कही थी। ये कई लोगों ने आभास किया था कि उनके साथ साथ कोई साया भाग रहा है। सर ने कहा ये चरणजीत की आत्मा हो सकती है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझे ही क्यों परेशान कर रहा है या मुझे ही क्यों नज़र आ रहा है। सर ने कहा कि मैं भी ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि अभिकांत से आखिर ये चाहता क्या है,
क्योंकि पिछले 3 सालों में इसने किसी को भी परेशान नहीं किया। अचानक से अभिकांत को इस तरह दिखाई देना विचार का विषय है। पापा बोले, कोच साहब आप ही बताइए, ये सब चीज़ों में मेरा बेटा ही क्यों? आप ही कोई रास्ता निकालिए कोच साहब। सर वहाँ के लोकल रहने वाले थे। सर एक बाबा जी को जानते थे जो इस तरह की परेशानियों को ठीक करने में मदद करते थे। सर अगले दिन हमें उन बाबा के पास ले गए। साथ ही उन्होंने मुझे प्रैक्टिस के लिए मोटिवेट भी किया। अगले दिन हम उन बाबा से मिलने के लिए उनके पास गए। बाबा जी ने अभिकांत को देखते ही बता दिया कि उसके पीछे कोई परलौकिक शक्ति पड़ी है। लेकिन बाबा जी ने एक और बात बताई कि ये शक्ति अभिकांत को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। उसकी कोई अधूरी इच्छा है जो वो अभिकांत से पूरा करना चाहती है। और ये भी बताया कि वह शक्ति इच्छा पूरी होने के बाद अभिकांत को छोड़कर चली जाएगी। पापा ने बाबा जी से पूछा कि वह क्या इच्छा है, तो बाबा जी बोले कि यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा है और वह इस विषय में कुछ नहीं कह सकते। बाबा जी ने एक बार उस लड़की के घर जाने के लिए भी कहा। हमने पूछा ऐसा क्यों करें, तो उन्होंने कहा कि उसके माता पिता से उसकी एक तस्वीर लाकर दीजिए। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा, बाकी तो सब ईश्वर की मर्जी है कि वह क्या चाहता है। इसके बाद हम घर आ गए। हमने 2 दिन से मम्मी को कुछ नहीं बताया था। आज हमने बैठकर सारी बात मम्मी को समझाई और बताई। मम्मी तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और पापा से बोली कि अपना ट्रांसफ़र कहीं और करवा लो जी, इस तरह हम नहीं रह पाएंगे। पापा ने उन्हें समझाया, अरे इतनी जल्दी रातों रात कुछ नहीं होता और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ट्रांसफ़र की अर्जी दे दूंगा, तुम क्यों चिंता करती हो? लेकिन मैं कहीं जाने के मूड में नहीं था, क्योंकि मुझे ये सब जानना था कि आखिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। अगले दिन से मैंने प्रैक्टिस फिर से शुरू कर दी। इस बार जब मुझे वो साया महसूस हुआ तो मैंने चिल्लाकर उससे कहा कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? उधर से कोई जवाब नहीं आया। मेरी नज़र सड़क पे पड़े ब्लेड पर चली गई और मैंने उसे बड़ी तेज़ी से उठा लिया। फिर उस साये से पूछा कि जिस तरह तुम इस दुनिया से चले गए, मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहते हो क्या? तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुझे रोज़ रोज़ मर मर के नहीं जीना। अचानक मेरे हाथ से ब्लेड छूट गया। मुझे धुंधली धुंधली सी एक आकृति दिखाई देने लगी। उसने मुझसे बस इतना ही कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इतना कहते ही वह वहां से गायब हो गया। फिर मुझे नज़र नहीं आया। 15 दिन बाद मेरी राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं विजयवाड़ा में होनी थी, जिसके लिए हमने पहले से ही ट्रेन के आने जाने की बुकिंग करवा ली थी। हम कुल 11 लड़के सिलेक्ट हुए थे। नियत दिन हम विजयवाड़ा के लिए रवाना भी हो गए। सबसे पहले हमें दिल्ली जाना था, क्योंकि वहीं से हमें विजयवाड़ा की ट्रेन मिलनी थी और हमें वहां से ही लेनी थी। इतने दिनों से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था कि चलो उस आत्मा से पीछा तो छूटा। लेकिन आज अचानक से ही ट्रेन में मैं बहुत बेचैन लगने लगा। मुझे लगने लगा कि मेरा सर घूम रहा है और सब कुछ अजीब अजीब सा लगने लगा। मैंने अपने सर को ये सब बताया। उन्होंने मुझसे पर जाके आराम करने की बात कही और कहा कि आराम से सो जाऊं। रात में बिना डिनर किए ही मैं सो गया। सारी रात सपने में मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं किसी बड़ी सी खाने की मेज पर बैठा हूँ और बदहवास खाए ही जा रहा हूँ, खाए ही जा रहा हूँ। सुबह मेरी नींद खुली तो ऐसा लग रहा था कि मानो मैंने कितना ही ज़्यादा खाना रात भर में खा लिया हो, जबकि मैंने रात में खाना नहीं खाया था। मेरा पेट फट जाए इस कदर मुझे फील हो रहा था। कर वॉशरूम गया। वहाँ जाकर मुझे कुछ सुकून मिला। मैं हैरान था कि मैंने तो कुछ खाया नहीं, फिर भी ऐसी हालत हो गई। मुझे लगा शायद बस के सफ़र जो कि लंबा था इसलिए ऐसा हुआ हो। अगली सुबह हम विजयवाड़ा पहुंच गए। यहाँ पर हमें स्टेडियम के पास एक स्कूल में ठहराया गया। दिन भर सारे काम करते, कुछ खाते पीते ही गुजर गया। शाम को हमारी पूरी टीम को वार्म अप करने के लिए स्टेडियम जाना था, जो कि हम सब रवाना हुए और पहुंच भी गए। मुझे 2 किलोमीटर का वार्म अप करना था। मेरे सर ने मुझे इससे ज़्यादा करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि अगले दिन ही मेरी 10,000 मीटर की रेस थी। सर ने मुझे बताया कि अगले दिन मेरी 10,000 मीटर की रेस है, तो मैं रिलैक्स रहूं। मैंने वहाँ फिर से चरणजीत के साए को महसूस किया। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं रात को ठीक से ना सोया तो सुबह कंपटीशन के लिए कैसे सही से उठ पाऊंगा और कंपटीशन कैसे लड़ूंगा। रात में मैंने थोड़ा सा ही खाना खाया और सोने के लिए कोशिश करने लगा। इसी बीच मुझे कब नींद आ गई मुझे आज पता ही नहीं चला।
सपने में आज पहली बार मेरे चरणजीत आया। वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बिना कुछ कहे वो मेरे सपने में खड़ा रहा और इस तरह खड़ा रहा मानो कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है और कह भी नहीं पा रहा है। हड़बड़ा कर मेरी नींद खुल गई। सुबह के 5 बजे थे। 8 बजे हमें स्टेडियम में रिपोर्टिंग टाइम मिला था और नाश्ते का वक्त 7 बजे का मिला था। मैं कुछ नहीं खाने वाला था क्योंकि 8 बजे मेरी रेस शुरू होनी थी। सर ने सभी लड़कों को हिदायत दी कि वह नाश्ता भारी ना करे और जब उनकी रेस पूरी हो जाए तो जो खाना चाहे वो खा सकते हैं। हम स्टेडियम के लिए रवाना हुए और 8 बजने में 5 मिनट पे स्टेडियम पहुंच गए। 10,000 मीटर की सेकंड कॉल हो चुकी थी। मैं वार्म अप करके सीधे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचा। मैंने जैसे ही अपनी दाईं ओर देखा, वहाँ चरणजीत खड़ा मुझे ही देख रहा था और धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। रेस शुरू हुई और मैं सबको पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल गया। नियत समय पे 10,000 मीटर की रेस पूरी कर ली। आज पहली बार मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं रेस में फर्स्ट आ गया। पहली बार लगा कि मैं दौड़ा नहीं हूँ, आज तो मैं उड़ा हूँ। मुझे गोल्ड मेडल पहनाया गया। विक्ट्री सैंड पे खड़े हुए मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं अपनी खुशी के बारे में आपको जाहिर भी नहीं कर सकता। मेरे कुछ दूरी पर मेरे सामने चरणजीत खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो आज बहुत खुश था। उसकी आंखें, उसका चेहरा इस खुशी को पूरी तरह से बता रहे थे। क्षणों में वो वहाँ से गायब हो गया। आज मैं रेलवे में कर्मचारी हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि हाँ, उस अदृश्य धावक की आखिरी इच्छा क्या थी। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे सुनने के लिए। आज आप मेरी ये कहानी पूरी हुई, तो अगली कहानी के लिए अगली बार तैयार रहिएगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए, मेरी ये एफर्ट्स पसंद आए, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट से भर दें। सब्सक्राइब ज़रूर करें।